हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो आज जो है हम अविकारी शब्द के पढ़ेंगे। उससे पहले हमने विकारी शब्दों को देख लिया है, ठीक है। विकारी शब्द तो वे थे जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी उनमें चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं बिना टाइम खराब किए हुए ऐसे शब्द। एक मिनट, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, देखने में आसानी रहे। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन कारक काल पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक, देखो लिंग वचन काल और जो है पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे अभी। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अविकारी है उनको अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है अ प्लस व्यय से बना हुआ है। अ यानी नहीं और व्यय यानी खर्च करना या परिवर्तन। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है यानी परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ वहाँ धीरे तेज कब आदि शब्द जो हैं ये अविकारी शब्द हैं। आगे चलते हैं। अविकारी शब्दों को जो है, अविकारी शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है समुच्चय बोधक, एक होता है संबंध बोधक और एक होता है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो है इसको फिर से 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। जबकि जो है समुच्चय बोधक जो है ये इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण, ठीक है। अभी इनको एक एक को उठाएंगे, बाद में एक एक को देखेंगे, लेकिन अभी इनका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये LDC मतलब जिसमें भी हिंदी आती है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी मूल किताबें हैं। ये NCR ये तो RBSE वाली किताब है, और इसके अलावा एक और 9 से 12 वो NCERT वाली चलती है, वो ये मूल किताबें हैं। इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इनके बिना एग्ज़ाम क्रैक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो समुच्चय बोधक को देख लिया था अपन ने, अब संबंध बोधक देखो। समानाधिकरण और जो है नहीं समुच्चय बोधक के भेद है समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। अब जबकि संबंध बोधक और इसके देखो क्रिया विशेषण के हो गए 4 भेद, उसके बाद में समुच्चय बोधक के हो गए 2 भेद, समानाधिकरण व्याधिकरण, उसके बाद है संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्या है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण किसे, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ जल्दी बहुत आदि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ये तो हमने देख लिया, वो देख लिया क्या देखेंगे और भी, वो तो ओवरव्यू देखा था। देखो मैं एक बार इनको ऐसे देखो, कालवाचक किसे कहते हैं बताता हूँ। जो समय की गणना कराए उसको कालवाचक। जो स्थानवाचक, जो स्थान की गणना करना, स्थान के बारे में जानकारी दे, वो क्रिया के मतलब क्रिया के बाद में यहाँ को क्या होना चाहिए, स्थान, ठीक है। इधर तो क्रिया आ गई और इसके आगे
स्थानवाचक शब्द होना चाहिए, यानी वो स्थान की जानकारी दे। अगर वो काल की जानकारी दे रहा है यानी समय की जानकारी दे रहा है तो वो कालवाचक, स्थान की जानकारी दे रहा है तो वो स्थानवाचक। अगर वो ये बता रहा है कि क्रिया जो है किस प्रकार गठित हुई है तो उन शब्दों को रीतिवाचक शब्द कहते हैं, वो रीतिवाचक अव्यय। और उसके बाद में परिमाणवाचक। अगर ऐसे अव्यय जिनकी अधिकता न्यूनता यानी उनमें परिमाण बताए, अगर क्रिया की वो परिमाण बताता है तो वो परिमाणवाचक है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इनको एक एक करके। कालवाचक क्या होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, आज ये देखो, ये बता दिया आज। तुम दिल्ली कब जाओगे? कब। इन वाक्यों में आज और कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं तथा अन्य उदाहरण कल, मतलब जो भी समय सूचक शब्द हैं वो। जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, और जो है अब, तब, पहले, इस प्रकार के शब्द। और स्थानवाचक ऐसे अव्यय शब्द, स्थानवाचक कौन से होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के गठित होने के स्थान पर, जिनसे क्रिया के गठित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, और जो है कहीं, इस प्रकार के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दूर, पास, ठीक है, अंदर, बाहर, सामने, निकट, इस प्रकार के जो है शब्द इसमें आते हैं। जैसे उदाहरण देखो, इसे खेल का मैदान विद्यालय के पास, विद्यालय के पास हुआ। रमेश यहाँ रहता है, ठीक है, देखो इसमें रमेश यहाँ रहता है में क्या है? यहाँ, ठीक है, स्थानवाचक। इसमें प्रश्न कैसे बनता है? तो ये एग्जामिनर ये कोई भी उदाहरण देगा, जैसे ये उदाहरण दे दिया, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, ये उदाहरण दे दिया। अब ये पूछेगा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है, ये पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, बोध आदि का प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, ठीक है, जरा तेज कदम चलाओ। इनसे क्या होता है? क्रिया के होने का पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार हो रही है। ठीक है, अभी मैं इनको आपको शॉर्ट तरीके से याद करना भी बताऊंगा कैसे अपन पहचान सकते हैं। झटपट पहुंचाना, और इसमें धीरे धीरे और झटपट, तेज, ये जो है ये सभी क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, ये शब्द जो है परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो इनका, वह उतना ही बाहर उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है, इसमें अधिक आ गया। देखो इसमें जितना चाहो उतना ले लो, और उतना, देखो इसमें उतना आ गया। इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं समुच्चय बोधक। नहीं, अब मैं समुच्चय बोधक पढ़ाने से पहले आपको ये इनकी मैं तरीका बताता हूँ, इनको पहचाने कैसे। ठीक है, इनको देखो पहचानने की सीधा सा फंडा ये है कि इनमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं अपन, इनमें समय सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। जैसे कब, जैसे देखो एक उदाहरण, ये कालवाचक में देखो, जैसे
ये देखो, तुम दिल्ली कब जाओगे, इसमें तो पहले कब लगा रखा है। आज मेरी परीक्षा है, इसमें कब लगा के देख लो आप, ठीक है, कब लगा के मेरी परीक्षा कब है। और जो है और उदाहरण बताऊं इसके आपको, जो है और उदाहरण है, जैसे सीता कल आएगी, तो इसमें कल क्या है, मतलब ये कालवाचक हो गया। इसमें कब लगा के देख लिया करो आप, कब, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये कालवाचक है। स्थानवाचक में आप स्थान कहाँ, कहाँ, ठीक है, कहाँ लगा के देख लिया करो, ठीक है। रीतिवाचक में आप कैसे लगा के देख लिया करो, कैसे, जैसे मैं उदाहरण से बताऊं आपको, जरा तेज कदम चलाओ, तो जरा कैसे कदम चलाओ, तो वो बता रहा है तेज कदम चलाओ, ठीक है। कैसे लगा के देख लिया करो इसमें, तो इसका अगर कैसे का उत्तर मिल गया आपको, तो इसका मतलब वो रीतिवाचक है। और अगर वो कब का उत्तर मिला है आपको, तो वो स्थानवाचक है, वो कालवाचक है। जबकि कहाँ का उत्तर मिला है, तो वो स्थानवाचक है। परिमाणवाचक में आपको जो है परिमाण मतलब जो है, परिमाणवाचक में जो है हम कितना उतना कितना इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, समुच्चय बोधक, ठीक है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये अव्यय है, ठीक है, अभिकारी है। क्रिया विशेषण हो गए, 4 थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अव्यय में अगला समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से तथा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा साथ ही विकल्प बताने, परिमाण, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इनको। ये 2 प्रकार के होता है समुच्चय बोधक जो अव्यय है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, यानी ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें समानाधिकरण। और देखो व्याधिकरण, जिन ऐसे वाक्य जो एक मुख्य वाक्य एक हो और उस पर आश्रित कोई दूसरा वाक्य हो, तो वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे देखो इसमें समानाधिकरण, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा 2 मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, वो व्याधिकरण। इसमें कौन कौन से हैं? संयोजक अव्यय कौन कौन से हैं? और एवं, ठीक है, और एवं, ठीक है। जैसे विभाजक बोधक, ये तो संयोजक बोधक मतलब 2 को जोड़ने का वाले। विभाजक बोधक जो बंटवारे का भाव दे, यानी या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना, ये जो है विभाजक बोधक है। जबकि विरोध प्रदर्शन पर आधारित कौन कौन से हैं? एक परंतु, यानी कोई आपने मैं जयपुर जाता परंतु लगा दिया, लेकिन यानी विरोध प्रदर्शन कर दिया आपने। किंतु, परंतु, और जो है ये पर, परंतु, किंतु, और लेकिन, मगर, बल्कि, वर्ण आदि, ये जो शब्द हैं, ये शब्द विरोध प्रदर्शन बोधक है। और परिमाण बोधक जो परिणाम बताते हैं, जैसे अतः, अतएव, सो, फलत आदि, ये जो है ये परिमाण बोधक है। अब देखो व्याधिकरण बोधक, ऐसे अव्यय जो एक मुख्य, ये बता दिया मैंने, एक मुख्य वाक्य हो और उस पर आश्रित कोई दूसरा वाक्य हो, तो व्याधिकरण होता है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे
इसमें देखो कारण सूचक तो कारणवाचक कौन कौन से हैं, क्योंकि, इसलिए, ये कारणवाचक होते हैं। और उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि, ये उद्देश्यवाचक होते हैं। इनको उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेंगे, ठीक है। संकेतवाचक जो संकेत दे, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तब आदि, ठीक है। और जो कि यानी अर्थात, मानो आदि, ठीक है। अब ये तो हो गए स्वरूपवाचक, ठीक है। यानी अब मैं आपको बताता हूँ व्याधिकरण और जो है समानाधिकरण में मुख्य क्या है। जो है व्याधिकरण जो है वो एक तो है समानाधिकरण, ठीक है, और दूसरा है व्याधिकरण, ठीक है। व्याधिकरण समानाधिकरण में दो मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे राम और श्याम, दो भाई हैं, ठीक है। यानी उनको दो मुख्य वाक्य थे अलग अलग, उनको और के माध्यम से जोड़ दिया। लेकिन जो है व्याधिकरण में जो क्या होता है, व्याधिकरण में इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर दूसरा जो ये दूसरा वाक्य है ये इस पर आश्रित होता है। यानी ये अगर ये वाक्य नहीं होता तो ये इसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे राम 10वीं कक्षा में पास हो गया क्योंकि उसने मेहनत की थी। तो इसका मतलब ये अगर ये वाक्य नहीं होता, राम 10वीं कक्षा में पास हो गया, तो इससे ये दूसरे वाले वाक्य का कोई भी महत्व नहीं था। तो यानी आप समझ गए, समानाधिकरण में दो मुख्य वाक्य होते हैं, जैसे राम और श्याम, इनको और ने जोड़ दिया, राम और श्याम दोनों को और के माध्यम से जोड़ दिया, और ये दोनों मुख्य वाक्य थे। जबकि व्याधिकरण में एक जो है जो वो था आश्रित वाक्य पर आधारित होते, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक कैसे होते हैं? ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों में उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक क्रिया विशेष वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। सीता की बहन गीता है, यानी कि संबंध, यानी कि इसकी के माध्यम से इसमें संबंध बताया है कि संबंध सूचक अव्यय है। इन्हें परसर्गीय शब्द, संबंध सूचक शब्दों को परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। जैसे कालवाचक में आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो कालवाचक जो है क्रिया विशेषण में भी था और ये संबंध बोधक में भी आ गया कालवाचक। तो वहाँ कैसे पहचान करें हम, ठीक है। दूसरा है स्थानवाचक पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। इनमें मतलब वहाँ क्रिया विशेषण में भी आए थे कालवाचक और स्थानवाचक, तो वहाँ और यहाँ इनमें आने का अंतर क्या है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। देखो ये जो कालवाचक जो है ये इसको कैसे पहचानेंगे आप? वहाँ तो जो है क्रिया विशेषण में आया था ये, आप देखो एक बार इसको ध्यान से देखो, क्रिया विशेषण में आया था। तो आप ये देखो कि जो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी जो ये क्रिया से पहले आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी कालवाचक विशेषण जैसे आगे आ गया, आगे ये वहाँ भी आ सकता है, तो ये आगे आ गया तो ये क्रिया विशेषण से पहले आएगा, ठीक है। जबकि जो है संबंध बोधक में क्या होता है, कालवाचक में ये संबंध बताता है, ठीक है। आपको जो है वाक्य देगा तो उसमें संबंध का ध्यान आ जाना चाहिए आपको, ठीक है, कि इसमें संबंध बता रहा है या फिर क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। उसी प्रकार स्थानवाचक में भी आपको यही देखना है कि ये संबंध बता रहा है या फिर क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। दूसरा दिशावाचक तरफ और आर पार, यानी इस प्रकार के। साधनवाचक जो साधन का बोध कराते हैं, जैसे जरिए, मरफत, हाथ, जबानी, ठीक है। और निमित्तवाचक हित, वास्ते व खातिर और फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक यानी उल्टे, विपरीत, खिलाफ और विरुद्ध
सादृश्यवाचक समान, तुल्य, सम, भांति और जो है तरह। ठीक है। तुलनात्मक में आपेक्ष और अपेक्षा सामने और बल्कि। ठीक है। विनिमयवाचक यानी बदले, सिवा, अलावा और अतिरिक्त। संग्रह में आप जो है देख सकते हैं, संग्रहवाचक जो है उसमें आप देखो तक, मात्र, पर्यंत और बाहर। ठीक है। हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारण और वास्ते। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, इनको देखो। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सर्जित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। एक तो है हाय। हाय का मतलब अच्छा, छी, वाह, इस प्रकार के हाय, अच्छा, छी और वाह और आदि। ठीक है। आदि नहीं है ये, मतलब इन शब्दों को आदि कहते हैं। अर्थ सूचक कौन से, आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक सूचक जो शोक प्रकट करे, जैसे आ, हाय और ओ, उफ, राम, राम आदि। और भय सूचक अरे, बाप रे और अरे। आश्चर्य सूचक में कौन कौन से आएंगे, क्या, ऐसे मतलब आश्चर्य से पूछोगे ना, क्या, ए। और तिरस्कार सूचक छी, हट, दिक, धिक्कार वगैरह। ठीक है। अभिवादन सूचक जो अभिवादन करे। ठीक है। चेतावनी सूचक जो चेतावनी दे, जो शब्द होशियार, खबरदार और सावधान। कृतज्ञ सूचक कौन कौन से हैं, जो कृतज्ञता यानी धन्यवाद दे दिया आपको, शुक्रिया, जिंदाबाद, इस प्रकार के शब्द जो हैं। आगे देखो सकारात्मक, नकारात्मक। हाँ, जी, ना, हाँ, नहीं और जी नहीं, इस प्रकार के जो है सकारात्मक और नकारात्मक शब्द होते हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। संज्ञा के मूलतः कितने वेद होते हैं? संज्ञा के मूलतः 3 वेद होते हैं। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। जो परिवर्तित नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाता है। आगे देखो, दिए गए विकल्प में जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक संज्ञा है या नहीं? आप जो है जातिवाचक संज्ञा है? नहीं, ये सर्वनाम है। और जो है रमेश नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। बुनना क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है या नहीं? बुनना, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लड़की जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसे है लड़की? मतलब एक जाति का बोध करा रही है, लड़की जाति का। ठीक है। आगे देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? कोई इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। जिसकी ये अनिश्चयवाचक नहीं होगा, क्या ये भी नहीं होगा। और आप जो है ये तो निजवाचक सर्वनाम होता है। आप तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी रिक्त स्थान भी बाजार जाना है, यानी वहाँ भी बाजार नहीं। वरना भी बाजार जाना है, ये भी नहीं होगा। और कल भी बाजार जाना है, ये होगा। मुझे नहीं, ये आएगा, मुझे भी बाजार जाना है। ठीक है।
और वह रोज चलता है। क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया विशेषण बताना है आपको। वह रोज चलता है, वह कहाँ चलता है, नहीं, वह धीरे धीरे चलता है, और जो है वह सहारे चलता है, सहारे से चलता है। क्या आएगा इसमें बताओ? यानी वह चलता है, कैसे चलता है, ये आप यहाँ मैंने बताया था आपको कैसे लगा के देख लो। तो आप कैसे लगाएंगे, तो धीरे धीरे, कैसे चलता है, धीरे धीरे, यानी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखो। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। यानी ये जो मुख्य वाक्य है, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर, इनको जो है एक मुख्य वाक्य को और के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखो। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। ये चूंकि परीक्षा में प्रथम आओ, अन्यथा परीक्षा में ये तो नहीं होगा। और क्योंकि परीक्षा में प्रथम आओ। ठीक है, तो इसमें होगा ताकि खूब मन लगा कर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। ठीक है, हरीश जो है जोर से सत्य बोलता नहीं, हरीश पास सत्य बोलता नहीं, हरीश सदैव सत्य बोलता है। हाँ, ये सही है। आगे देखो। मोहन के नहीं, ये और तो नहीं आएगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, ये सही है। मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, आगे देखो। चिल्लाकर बोलो कोई सुन लेगा, नहीं, ये तो नहीं। धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा यानी इंसान से इंसानियत, और लड़की से लड़कपन। लड़की से भाववाचक लड़कपन बनेगा या फिर कोई और बनेगा। बच्चा से बचपन, और अपना से अपनापन, और गंदा से क्या बनेगा, और हंसना से हंसी बनेगा। ठीक है, और गंदा से गंदापन वगैरह बन सकता है। गंदा का मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, ये देखो। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम से बने हुए होते हैं। ठीक है, अव्यय किसे कहते हैं? नए जो खर्च नहीं हो, अर्थात जो परिवर्तन नहीं किया जा सके जिनमें। विकारी और विकारी में अंतर लिखिए। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो, लिंग वचन कारक का अलग कारण, तो वो अविकारी। समुच्चयबोधक अव्यय का विस्तार से वर्णन करो। समुच्चयबोधक अव्यय जो इस समुच्चय का बोध कराएं। ठीक है, और क्रिया विशेषण, ये समुच्चयबोधक क्रिया विशेषण जो है वो आपको बताया था दो प्रकार का। एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। ठीक है, देखते हैं। संबंध क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, अगर इसको देखें तो ये तो अकर्मक और सकर्मक के रूप में हो सकती है। और दूसरा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इस प्रकार भी बांटा जा सकता है ना। तो उस प्रकार से ये तीन प्रकार की होती है। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? हाँ, ये देखो, मैंने बोला था रचना के बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। ठीक है,
और निम्नांकित विस्मयादि बोधक शब्दों पर ये प्रश्न आप करो, ठीक है, क्योंकि अब आपने पढ़ ली ना पूरी, तो आप करो, ठीक है। ये देखो, ये भी प्रश्न है, मतलब इसमें विशेषण कौन सा है और भेद कौन सा है, ठीक है। और ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अगला चैप्टर देखेंगे पद परिचय, पद परिचय, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।